आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपनी फाइनल अकाउंट्स। आपका जो सेक्शन एफ है, सेक्शन एफ, उसके अंदर दो क्वेश्चन पूछते हैं। वन क्वेश्चन इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है। उसके साथ दूसरा एक क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो फर्स्ट टाइम हमारा रहेगा सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, ठीक है, वो समझते हैं। उसके बाद गाला असाइनमेंट के जो 6 पेपर्स हैं 2024 की जो गाला असाइनमेंट है उसके 6 क्वेश्चंस हैं जो दिए हुए हैं वो हम करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है ये, आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 100% आपको तैयार करके जाना है। इसके आपको 100% मार्क्स लेने हैं, मतलब 11 आउट ऑफ 11 लेने हैं अगर आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हर कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो वहाँ पे सेक्शन 129 और 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो वहीं पे कहा हुआ है कि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक required to prepare its financial statement as per the format given in schedule 3। तो कंपनीज एक्ट में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 3। उस शेड्यूल में आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किए हुए हैं। उन फॉर्मेट के हिसाब से आपको आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अकाउंट्स भी नहीं, अकाउंट्स तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह के हिसाब से प्रिपेयर करोगे, बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, वो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करने हैं। जैसे हमें मालूम है कि हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म करते हैं, वहाँ क्या क्या बनता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, आपका P&L अकाउंट बनता है, आपका P&L अप्रोप्रिएशन बनता है, आपका बैलेंस शीट बनता है, आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। सेम तरीके से यहाँ पे शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको एक फॉर्मेट दिए गए हैं। उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो बनाने होते हैं। अब मेजरली यहाँ पे दो ही चीज़ें होती है, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नहीं है, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कोई इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट। और सेकेंड चीज होती है बैलेंस शीट। ठीक है, ये तो पहले से अकाउंट नहीं था, ये अकाउंट था डेबिट क्रेडिट वाला। इसको शेड्यूल 3 में स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसको ज़्यादातर हम वर्टिकल बैलेंस शीट भी कहते हैं, वर्टिकल अकाउंट्स भी कहते हैं। अब इसके फॉर्मेट है, ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2। ठीक है, इसका अगर नाम हम देखें तो शेड्यूल 3 में पार्ट 1 है वो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और पार्ट 2 है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो पहले हम क्या करने वाले हैं कि दोनों ही जो फॉर्मेट है, हमारे चैप्टर में जितनी चीज़ें कवर की गई है उतनी ही मैं यहाँ पे कवर करूँगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर नहीं करूँगा, क्योंकि फॉर्मेट्स तो काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं। बट हमारे हिसाब से जो पॉइंट्स कवर होते हैं सम्स में, मैं वही चीज़ें लूँगा। वैसे 70% चीज़ें कवर हो जाती है, बट 30% चीज़ें ऐसी जो हमारे एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, तो उसको मैं ना कर आपका कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाऊँगा। पहले हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 बैलेंस शीट की। तो जो आपकी बैलेंस शीट होगी वो 2 पार्ट में बनेगी। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड, और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको कहते हैं असेट साइड। ठीक है, तो ये आपकी पूरी बैलेंस शीट है। इसमें आपके टोटल 4 कॉलम होते हैं। ये होता है करंट ईयर का कॉलम, ये होता है प्रीवियस ईयर का कॉलम। तो कंपनीज एक्ट में जो फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट में फिक्स किया हुआ है कि आप जब भी करंट ईयर के फिगर्स दो उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर के फिगर देने जरूरी है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की, हमारे सम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सम में अगर हमको डेटा दे रखा है तो हम लेंगे, अदरवाइज हम कॉलम बना के इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये नोट का कॉलम होता है। तो कई बार क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं आ पाती तो उसको हम नोट में लिखते हैं और यहाँ पे उसकी समरी लिखते हैं और पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस शीट का ऐसा फॉर्मेट था यहाँ पे असेट होती है, यहाँ पे लायबिलिटी होती है, इसको सिंपल इसको हटा के यहाँ पे नीचे डाल दिया है। मतलब ऊपर ये वैसा का वैसा रखा है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ डाल दिया, इसको वर्टिकल बना दिया हॉरिजॉन्टल की जगह पर। तो यहाँ पे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे नीचे की साइड 2 क्या है? असेट्स।
यहाँ पे हमारे दो पार्ट हो गए इसके, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब हमारे पास टोटल 5 चीज़ें याद रखनी है। टोटल इस बैलेंस शीट के 5 चीज़ें, यहाँ पे आती है 3 चीज़ें, यहाँ पे आती है 2 चीज़ें। असेट्स में 2 तरह की असेट होती है, एक होती है नॉन करंट, एक होती है करंट। तो ये क्या चीज़ है? तो करंट असेट मतलब ऐसी असेट जो अगले जो 12 महीने आने वाले हैं उन 12 महीनों में या तो बिक जाएगी या सेल हो जाएगी या वो चीज़ कैश के फॉर्म में है, इसलिए उसको बोलते हैं करंट असेट। और जो असेट 12 महीने से ज़्यादा चलने वाली है, जो आपको 12 महीने से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देने वाली है, उसको बोलते हैं नॉन करंट असेट। तो यहाँ पे असेट में 2 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नॉन करंट असेट एंड सेकेंड इज करंट असेट। ठीक है, तो 12 महीने से कम के अंदर जो खत्म होने वाली वो सारी यहाँ है कि 12 महीने से ज़्यादा वाली यहाँ आएगी। अब नॉन करंट असेट में भी सबसे पहला है फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट क्या होती है? जो फिक्स नेचर की होती है, जो 3, 4, 5 सालों तक चलती है, जो हमारे प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी में काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन करंट असेट में सबसे पहले फिक्स्ड है। और फिक्स में भी 2 क्लासिफिकेशन है। क्या? पहला है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। और दूसरी आती है इनटेंजिबल, जैसे गुडविल हो गया आपका, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आएगी लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर वगैरह। यहाँ पे आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह सब चीज़ें आती हैं। अब नॉन करंट असेट में उसके साथ क्या क्या है? उसके साथ आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर उसको बोल सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए रखने के लिए लिए हैं। तो कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट शेयर्स वगैरह लेते हैं जो आप कई सालों के लिए रखने वाले हैं। आप कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आपकी शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, वो यहाँ आएगा। उसके अलावा आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो सब यहाँ पे आएंगी चीज़ें। तो आपका नॉन करंट एसेट का पार्ट हो गया क्लियर, ये 1, 2, 3, ठीक है। इसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म असेट, ठीक है, कोई भी ऐसी असेट डिपॉजिट वगैरह होती है, एफडी वगैरह होती है, वो सब यहाँ पे आएगा। करंट असेट में लिमिटेड चीज़ें हैं। करंट असेट में सबसे पहले आता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, के सामने यहाँ पे आएगा आपका करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट ऐसा आपने किया है जो 12 महीनों के अंदर बिक जाएगा, अगले 12 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड इन्वेंटरी। अभी इन्वेंटरी क्या होता है? इन्वेंटरी का बेसिकली मतलब होता है स्टॉक। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ सकती है? आपका स्टॉक 3 तरह का हो सकता है। आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस, जो सामान आधा अधूरा बना है वो हो सकता है, और तीसरा आपका फिनिश गुड का स्टॉक, रेडीमेड जो सामान आपका होता है, तो सारा स्टॉक यहाँ पे आएगा। तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, देखो ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज़ें आती है। एक आता है डेटर्स, जिसको आपने सामान क्रेडिट पे सेल किया है, दूसरा आता है आपका बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या चीज़ है? कैश मतलब जो आपका बैंक में पैसा पड़ा है, आपके कैश इन हैंड है वो, और कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसी चीज़ें जो कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, चेक्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद क्या आएगा? अदर करंट असेट, मतलब कोई भी ऐसी असेट जो ऊपर नहीं आ रही है वो सब यहाँ पे आएगी। तो आपका असेट साइड 2 चीज़ें हैं, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। तो ये चीज़ें, इससे भी, इसके अलावा और कुछ चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें आपके एग्जाम्पल में होगी, कुछ नहीं होगी। जितनी आ रही उतनी आपको लेनी है। ये आपका हो जाएगा टोटल। अब बात करते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड की। यहाँ पे 3 होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड ये क्या है? शेयर होल्डर ने क्या क्या पैसा लगाया हुआ है। तो सबसे पहले शेयर होल्डर क्या लगाते हैं? जब वो नए नए कंपनी में आते हैं तब वो लगाते हैं शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है। तो जो होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरी चीज़ शेयर होल्डर क्या लगाते हैं? तो साल दर साल जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है कंपनी में, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया डिविडेंड में, तो जो पैसा पड़ा रहता है शेयर होल्डर का कंपनी में, उसको कहते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। क्या कहते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ठीक है।
तो इकट्ठा किया हुआ जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है शेयर होल्डर्स में, वो सब यहाँ आता है। इसके अंदर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब आप शेयर इशू करते हो प्रीमियम पे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। सेकेंड चीज़, अब ये रिपीट करना है, यहाँ पे नॉन करंट एसेट आया, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी आएगा। क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो एकदम रिपीटेटिव है। और सेम तरीके से यहाँ पे करंट एसेट आया, यहाँ आएगा करंट लायबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चीज लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब आपने लंबे टाइम के लिए जो पैसा उधार लिया है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है आपकी टर्म लोन, मतलब बैंक से 5-10 साल की लोन लेते हैं वो। दूसरी चीज जो आती है ज़्यादातर डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर इशू किए ना, वो सब यहाँ पे आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब 5-10 साल के लिए जो बोरोइंग की है वो, 1 साल से ज़्यादा के लिए की वो, बट ऐसे ही हो सकता है ना कि छोटे टाइम के लिए बोरोइंग की, मतलब 1 साल से कम के लिए ली, तो वो कहाँ आएंगी? यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसमें भी हो सकता है आपने छोटी मोटी कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह लिया है तो वो यहाँ पे आ सकता है, सीसी ली है, कैश क्रेडिट लिया है, वो सब यहाँ पे आएगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो आती है वो आती है अदर, या फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, और कोई भी इस तरह का लायबिलिटी है जो आपने लंबे टाइम के लिए आपको उधार पे मिला, आपने लोन नहीं लिया, आपने डिबेंचर नहीं इशू किया, पर लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी है जो आपको काफ़ी टाइम बाद पे करनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आती है डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये आता नहीं है वैसे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये क्या है लॉन्ग टर्म प्रोविजन? प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर में आप किसी पैसे को आपको पे करना है, उसके लिए आप अभी से इकट्ठा कर रहे हो, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन बेसिकली तो ऐसे प्रोविजन जो आपको 5, 10, 15 साल बाद काम आने वाले हैं, वो सारे प्रोविजन यहाँ पे आएंगे। ज़्यादातर कौन से प्रोविजन आते हैं? प्रोविडेंट फंड आ गया, ग्रेचुइटी का प्रोविजन आ गया, जो फ्यूचर में जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब देना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो सेम तरीके से यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन आया, यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ पे कौन से प्रोविजन आते हैं भाई? छोटा मोटा कोई इनकम टैक्स का खर्चा, यहाँ पे ज़्यादातर इनकम टैक्स का प्रोविजन आता है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो पेमेंट है वो आपको तुरंत साल खत्म होते ही 6 महीनों में करना होता है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स आएगा। अब ऊपर की सारी चीज़ें खत्म हो गई, इसके अलावा भी और भी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी वो यहाँ आएगी। अब करंट लायबिलिटी में और क्या चीज़ आएगी? जैसे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आया, वहाँ पे आएगा ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल जिसमें क्या क्या आ सकता है? आपका क्रेडिटर आ सकता है, या फिर आपका क्या आ सकता है? बिल्स पेएबल। अब उसके अलावा आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह जो होते हैं वो सब कहाँ आएंगे? अदर करंट लायबिलिटी। जैसे यहाँ पे अदर करंट एसेट है, वहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी है। तो इतना फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो काफ़ी इजी है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। मुझे भी याद नहीं होता था, बट मैं ट्रिक करके याद रखता हूँ कि यहाँ पे टोटल 5 चीज़ें हैं, ये 2, इसके सामने ये 2, और ये थोड़ा अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये आपका है बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो शेड्यूल 3 का पार्ट 1 है। शेड्यूल 3 पार्ट 1। चलिए, तो अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, जिसका फॉर्मेट शेड्यूल 3 का पार्ट 2 है। शेड्यूल 3 पार्ट 2, ठीक है, या पार्ट बी, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। अब ये है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते थे हिसाब, यहाँ पे सेल्स वगैरह लेते थे, यहाँ पे सारे इनकम लेते थे, अदर इनकम, यहाँ पे सब परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सारे खर्चे लेते थे और नेट प्रॉफिट निकालते थे। ऐसे ही करना है यहाँ पे, बट थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है देख लेते हैं। तो हम वही आपको 2 कॉलम बनाने हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नोट्स। ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट और पर्टिकुलर्स। तो आपके यहाँ पे रोमन 1 सबसे पहले क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब ये क्या होता है? बेसिकली ये चीज़ ये है कि आप जो मेन बिजनेस कर रहे हो वहाँ से आपको क्या पैसा मिल रहा है, भाई वहाँ से क्या मिलता है? सेल्स। सेल्स को आपको बेसिकली कहाँ निकालना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी आपका सेल्स होगा उसमें से रिटर्न माइनस कर दो, और भी सेल्स के रिलेटेड जो भी आपकी मेन एक्टिविटी है वहाँ से जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो सब कहाँ आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में।
अब कभी कभार ऐसा होता है कि मेन बिजनेस के अलावा कुछ और इनकम हो जाती है, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसी कोई इनकम हो जाए तो वो अदर इनकम में ले लेंगे। इन दोनों का जब टोटल करेंगे, इन दोनों का जब टोटल करेंगे उसको कहेंगे हम टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, ठीक है। तो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। इसमें से आप माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस की हेडिंग है और फिक्स एक्सपेंस का फॉर्मेट है, बराबर। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। अगर आप खुद सामान बना के बेच रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपका जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, वो आपको लेना है। ये कैसे आता है? तो आप क्या लेते हो? आप रॉ मटेरियल लेते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो। तो आपके पास कई बार क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें आप खरीदी ऐड करते हो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक हमें नियम मालूम है, एक रूल हमें मालूम है कि व्हेनेवर वी आर परचेजिंग गुड्स द एक्सपेंस व्हिच इज इनकर्ड ऑन परचेज विल बी एडेड। तो जो भी परचेज का एक्सपेंस होगा हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये मेरा ओपनिंग स्टॉक था, ये मैंने खरीदा, ये मेरा खर्चा हुआ, टोटल जो भी हुआ उसमें से कुछ स्टॉक अगर बच जाए क्लोजिंग में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो आपने गुड्स बेचा है या गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसको बनाने में जो आपका खर्चा लगा वो यहाँ पे आ जाएगा और वही हमको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। उसके बाद कई बार क्या होता है, कोई खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो लोग परचेज कर रहे हैं, रेडीमेड गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो भी परचेज है यहाँ लिखते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। बेसिकली ये रेडीमेड सामान जो खरीदते हैं ना, उसका नाम दिया गया है स्टॉक इन ट्रेड। आप रेडीमेड सामान खरीद रहे हो तो उसकी जो भी खरीदी है वो यहाँ पे ले लेंगे। अब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हमारा जो टी शेप P&L था, यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक लेते थे, यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक लेते थे। किसका? ये फिनिश गुड का स्टॉक, ठीक है। रॉ मटेरियल का तो ऑलरेडी हमने कंसीडर कर दिया है, पर ये फिनिश गुड का अभी तक कहीं पे स्टॉक आया नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है चेंजेस इन इन्वेंटरी, चेंजेस इन इन्वेंटरी। यहाँ पे क्या करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक, और कौन सा वाला? सिर्फ फिनिश गुड का स्टॉक, क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक आप ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर कर चुके हो। आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है। ये तीन चीजें आपकी क्या हो गई? ये तीन चीजें आपकी खरीदी के रिलेटेड, आपके जो मटेरियल यूज करते हो उसके रिलेटेड सारी की सारी चीजें हो गई। अब ये होने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो एम्प्लॉइज पे होता है। जिसपे एम्प्लॉइज जो आपके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो बोलते हैं एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे जो सैलरी होगी ना वही आएगी, सैलरी और सैलरी के रिलेटेड के खर्चे। वेजेस यहाँ नहीं आएगा, वेजेस कभी कभी यहाँ लेते हैं, कभी कभी अदर एक्सपेंस में लेते हैं। आपकी बुक में वेजेस यहाँ ले रखा है तो हम यहाँ लेंगे, अदरवाइज वेजेस यहाँ नहीं आता। वेजेस कहाँ आता है? अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। सैलरी सिर्फ एम्प्लॉइज को दी जाती है, वर्कर्स को वेजेस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेजेस भी यहाँ लेंगे, सैलरी और वेजेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक बड़ा खर्चा होता है क्या? आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आपका जो डेप्रिसिएशन होता है वो, डेप्रिसिएशन मतलब जो टेंजिबल असेट पे आप डिसाइड देते हो, डेप्रिसिएशन देते हो वो। और अमोर्टाइजेशन क्या होता है, कई बार आपने लीज और प्रॉपर्टी ले रखी है, आपने गुडविल को राइट ऑफ किया है, तो वो सब इसमें आएगा। उसके बाद इसके अलावा कौन सा बड़ा खर्चा होता है आपका? होता है फाइनेंस कॉस्ट, मतलब आपका जो ब्याज, इंटरेस्ट जो आपने लोन ले रखे उसका खर्चा, बैंक चार्जेस वगैरह, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, इंटरेस्ट के रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब कहाँ आएंगी? यहाँ। अब इसके अलावा जो भी खर्चा बचता है सब कहाँ डाल देते हैं हम लोग? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस, जो भी खर्चा बच रहा है, एवरी एक्सपेंस विल बी कंसीडर्ड एज अदर एक्सपेंस अदर देन दिस 5 हेड्स। ये 5 हेड के अलावा जो भी खर्चा है वो सब कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंस में। अब जैसे ये सारे खर्चे ले लोगे, इसका टोटल करोगे, क्या करोगे? टोटल एक्सपेंस। और ये टोटल एक्सपेंस का नंबर क्या है? 4। तो हम 3 जो इनकम है उसमें से खर्चा माइनस कर देंगे, तो जो आएगा उसको कहेंगे 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहां से हम माइनस करेंगे क्या? यहां से हम माइनस करेंगे टैक्स। अब टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट ईयर का टैक्स और दूसरा होता है डेफर्ड टैक्स, ठीक है। वो आपके लिए काम का नहीं है अभी, बट हम यहाँ पे फॉर्मेट के हिसाब से ले लेते हैं, डेफर्ड टैक्स और करंट ईयर का टैक्स। जो भी प्रोविजन किया वो माइनस करने के बाद आप क्या करोगे? आप 5 में से 6 माइनस करोगे, 5 में से 6, 5 माइनस 6 तो क्या आएगा? 7, जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है।
इसके अलावा आगे और बात बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम यहीं तक इसको करेंगे। आपकी एग्जाम में आपको आपके सिलेबस के हिसाब से इतनी ही चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये 5 हेड और ऊपर की 2 चीज़ें याद रखनी है। तो ये आपका फॉर्मेट अच्छी तरह से हो गया। तो ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला फुल फ्लेज क्वेश्चन है। अब बैलेंस शीट का सम कैसा आता है, कभी कभार फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, अदरवाइज आपको सिर्फ असेट साइड सिर्फ लायबिलिटी साइड ऐसा होगा। अब देखो सिर्फ असेट साइड होगी तो सारी असेट आ जाएगी, सिर्फ लायबिलिटी साइड होगी तो पूरी की पूरी लायबिलिटी आ जाएगी। अगर बड़ा सम देंगे तो ये डेटा काफ़ी सारा नहीं होगा, छोटा छोटा होगा। तो अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहाँ पे P&L भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, तो डेटा कम होगा तो आपको बनाने में ईजी रहेगा। तो पूरा सेट करेंगे, आपको 2 फॉर्मेट लर्न करने हैं, बैलेंस शीट का और ये वाला। ये फॉर्मेट लर्न कर लिया, आपके 11 मार्क्स फिक्स है। लिमिटेड क्वेश्चन है, कम तैयारी में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, गाला के 2 बड़े सम है जिसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा है वो करेंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे सम है जिसमें सिर्फ असेट सिर्फ लायबिलिटी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पूछा है वो करेंगे। तो पहले 2 बड़े क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको पेपर का नंबर दूंगा, पेज नंबर दूंगा और क्वेश्चन दूंगा, तो वो आपको रेफर करना है जब हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वो चीज़। गाला असाइनमेंट 2024 पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 48 ऑन पेज नंबर 12। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रोजवुड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 21। आपको बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है, बैलेंस शीट नहीं है एक्चुअली, ये ट्रायल बैलेंस है। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 240, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस 24,000, परचेज दे रखा है, 10% डिबेंचर दे रखा है, सेल्स दे रखा है, सॉफ्टवेयर दे रखा है, वेजेस दे रखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट, सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग स्टॉक, डिस्काउंट रिसीव और डेटर्स दे रखा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन, ये ट्रायल बैलेंस दे के रखी है। उसके बाद नीचे अदर इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 42,000, ओके। मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब आपका जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसका आपको 50% प्रोविजन करना है, ठीक है। तो 2 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो वो जब भी फाइनल अकाउंट्स बोल रहे हैं मतलब वो चाहते हैं कि आप इनकम स्टेटमेंट भी बनाओ और आप बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तकलीफ वाला होता है, बट आप देखेंगे कि जब बड़ा सम आता है तो डेटा बहुत कम होता है, बराबर। तो सबसे पहले हम वापस से ऊपर जाएंगे और एक बार डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आने वाली है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका आएगा बैलेंस शीट में सबसे ऊपर शेयर होल्डर्स फंड में, तो आप लिख सकते हो SHF, ठीक है। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस ये कहाँ आएगा, अदर एक्सपेंस, कहाँ आएगा, इनकम स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंस में आएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आता है, हमारा जो सेकंड नंबर की कैटेगरी थी वहाँ पे आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, किसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। दूसरी चीज़ यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट बनता है, क्या बनता है हिडन एडजस्टमेंट, कि आपका अगर डिबेंचर 120 का है और 10% इंटरेस्ट है तो आपका 12,000 का इंटरेस्ट होना ही चाहिए। चेक कर लेते हैं 12,000 का इंटरेस्ट है क्या, यस इंटरेस्ट 12,000 का है। इसका मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं है, मतलब कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ हमने चेक कर लिया, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर सेल्स ले लेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। सॉफ्टवेयर क्या है, इनटेंजिबल असेट। वेजेस कहाँ लेना है, यहाँ पे हम लेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। जनरली यहाँ पे नहीं लिया जाता, बट यहाँ पे हम आपकी बुक के हिसाब से वेजेस में वेजेस को हम कहाँ लेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, अदरवाइज वो अदर एक्सपेंस में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ना कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो वहाँ पे लेंगे उसको। अब कई सारी जगह पे बैंक ओवरड्राफ्ट को, जो प्रैक्टिकली क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश इक्विवेलेंट में लिया जाता है, मतलब बैंक का पॉजिटिव बैलेंस और बैंक का नेगेटिव बैलेंस सामने सामने सेट ऑफ कर दिया जाता है। बट ठीक है, अभी हम इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 2,28,000, ठीक है, ये टेंजिबल एसेट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक 36,000, ये हमको काम आएगा कहाँ पे, हम जब वो चेंजेस इन स्टॉक करेंगे ना वहाँ पे। डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम है, ये अदर इनकम है। डेटर्स करंट एसेट में आएगा। नीचे एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे काम आएगा, एक आप क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री लिखोगे करंट एसेट में, वहाँ काम आएगा। दूसरी चीज़ ओपनिंग माइनस जब क्लोजिंग करेंगे ना चेंजेस इन स्टॉक में, वहाँ पे भी काम आएगा। और टैक्स का प्रोविजन जो बनाना है उसमें ध्यान रखना है, उसका भी एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होगी। पहला प्रोविजन बनाओगे, दूसरा वो टैक्स अभी तक आपने पे नहीं किया, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मैंने आपको बताया था कि कहाँ आएगा, टैक्स पेएबल या प्रोविजन फॉर टैक्स 50% जो भी अमाउंट आने वाला है वो लिखेंगे हम लोग लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। हमको आइडिया आ गया एक तरह से कि कितनी चीज़ें होने वाली है, बराबर। तो फटाफट ड्रॉ करते हैं, तो आप भी अब मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। सबसे पहले हम कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट का ड्रॉ, तो बहुत छोटा होने वाला है।
ठीक है। ये आपका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर ब्लैंक रहेगा, नोट। अब हमको एक चीज़ दे रखी है कि आपको नोट बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा हम लोग बना देंगे इसके पास ही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी दोनों कलम लेंगे, तो फॉर्मेट सही बनाना, क्योंकि फॉर्मेट्स के भी काफ़ी मार्क्स होते हैं। आपकी कुछ चीज़ें गलत हो गई फिर भी फॉर्मेट के कुछ मार्क्स तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। ले लेंगे हम बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ करके स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हमको थोड़ा सा फॉर्मेट बना देना पड़ेगा, ठीक है। हमको आइडिया आ गया कि कितनी चीज़ें हैं, तो हमको जगह छोड़नी हो, आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हमारे पास अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। फिर 4 एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंस में हमारे पास हमको मालूम है सिर्फ परचेज है और चेंज इन स्टॉक है, आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट परचेज और चेंज इन इन्वेंटरी, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट में दो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, इसमें यहाँ पे 2 जगह छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर हमारे पास फाइनेंस एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट है यहाँ पे क्योंकि हमने डिबेंचर पे ब्याज पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है। और अदर एक्सपेंस, अदर में एक दो चीज़ें आ सकती है शायद, तो इसमें थोड़ी जगह छोड़ देंगे। फिर हम टोटल करेंगे, इसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंस, इसको बोलेंगे हम 5, तो हम 3 में से 4 को माइनस करेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और टैक्स का वजन हमको करना है, हमको मालूम है 50% ऑफ 5, ठीक है। और ये माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे? 5 - 6। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है ना, ये रिजर्व से सरप्लस में जुड़ेगा और ये 50% प्रोविजन मेरी लायबिलिटी में आने वाला है। अब यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, और यहाँ पे शेयर कैपिटल सिर्फ एक ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व से सरप्लस में और कुछ नहीं है शायद, सिर्फ क्या है हमारे पास अभी जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा वो। सेकेंड नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास एक ही चीज़ है, क्या? डिबेंचर्स, ठीक है। वो परसेंटेज हम लिख देंगे बाद में, अभी हम जल्दी बना देते हैं। उसके अलावा हमारे पास डेफर्ड टैक्स वगैरह नहीं है, कोई भी अदर लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको खुला छोड़ देंगे। 3 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, जो ओवरड्राफ्ट है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जहाँ पे जो बैंक ओवर ड्राफ्ट है, ठीक है। इसके बाद और भी कोई करंट लायबिलिटी हमारे पास नहीं है, डायरेक्टली हम आ जाते हैं। पर हमारे पास एक चीज़ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो इनकम टैक्स का प्रोविजन आएगा ना, वो प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे हमारा लायबिलिटी साइड खत्म होगा। फिर बात करते हैं असेट साइड की। यहाँ पे हम टोटल लेंगे। असेट साइड में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले नॉन करंट असेट, उसमें टेंजिबल नहीं, पहले फिक्स एसेट लेंगे, नॉन करंट में फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में हमारे पास टेंजिबल एसेट भी है, इंटेंजिबल एसेट भी है। टेंजिबल में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, इंटेंजिबल में सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे लेंगे हम टेंजिबल, उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा इंटेंजिबल में हमारे पास है सॉफ्टवेयर, ठीक है। नॉन करंट एसेट हो गया, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट में हमारे पास
सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम लेंगे इन्वेंटरी जो हमारे पास स्टॉक है, फिनिश गुड का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में दे रखा है। उसके बाद हमारे पास ट्रेड पेएबल जो क्रेडिटर वगैरह है वो। उसके बाद हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उसके अलावा हमारे पास और कोई भी अदर करंट एसेट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम एक एक करके ऊपर से नहीं, पहले एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक 42,000 रुपीज़ है, तो देखो 42,000 यहाँ शो करना है स्टॉक में। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, हम जब यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंट्री लेंगे, यहाँ पे हमको 42,000 ओपनिंग है, सॉरी क्लोजिंग है, उसको यहाँ पे माइनस करना होगा। और जो भी ओपनिंग है, ऊपर ओपनिंग कितना है, ओपनिंग स्टॉक 36,000, तो 36,000 में से 42,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस में दिख रहने वाला है 36,000 माइनस 42,000 माइनस का 6,000, इसको माइनस में दिखाएंगे, माइनस का 6,000 इस तरीके से ब्रैकेट में। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 कब पॉसिबल होगा, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तब। ठीक है, तब इसको पेंडिंग रखते हैं और ऊपर से एक एक करके सारी चीज़ें उठाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 240, यहाँ पे शेयर कैपिटल में हमारे पास सिर्फ इक्विटी शेयर्स है 240 का। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में और कुछ भी चीज़ें। सेकंड नंबर, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस 24,000, अदर एक्सपेंस में लिखेंगे ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस कितना 24,000। ठीक है, उसके बाद परचेज 426, यहाँ लिख देंगे परचेज में 4,26,000। उसके बाद हमारे पास है 10% डिवेंचर 1,20,000, यहाँ लिखेंगे 120। उसके बाद हमारे पास सेल्स है 960। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल्स के बाद क्या है, सॉफ्टवेयर जो इंटेंजिबल एसेट है, जो यहाँ आएगी सॉफ्टवेयर 1,20,000। उसके बाद हमारे पास वेजेस है 24,000, जो यहाँ आएगा, यहाँ लिखते हैं वेजेस 24,000। उसके बाद आपको डिवेंचर का इंटरेस्ट दे रखा है 12,000, तो यहाँ फाइनेंस कॉस्ट में लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट, आपको पूरा लिखना है 12,000। उसके बाद आपको दे रखा है सैलरी, तो ये वेजेस के ऊपर हम सैलरी लिख रहे हैं, जो कितना है 3 लाख, तो टोटल हो जाएगा 3,24,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमने जगह लिख दी ऑलरेडी 14,400। उसके बाद आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 2,28,000 का, यहाँ हमने लिख दिया ऑलरेडी 2,28,000। ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। डिस्काउंट रिसीव मेरी अदर इनकम है, मैं लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव, अदर इनकम कितनी है 15,600। और लास्ट में डेटर्स 1 लाख, करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल आता है, उसमें डेटर्स जो कितना है 1,80,000। ठीक है, अब हमारी सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं है। ठीक है, तो कैश नहीं है तो उसको भी आप डैश कर देंगे। अब टोटलिंग करना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले इनकम का टोटल करेंगे 9,60,000 प्लस 15,600 15,600, टोटल इज 975,600। अब टोटल खर्चों का करते हैं, ध्यान रखना है ये माइनस करना है, पहले इसका टोटल कर देते हैं, -6,000 कर देंगे। 4,26,000 प्लस 3,24,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 -6,000, तो आपका 7,80,000 का एक्सपेंस आया है। 780 माइनस करेंगे 975,600 में से, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 195,600। इसका 50% टैक्स है, तो 50% करेंगे 97800 97800। अब ध्यान रखना ये 97800 यहाँ आएगा और ये 97800 यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या होता है, पूरा सम सही हो जाता है। अगर ये चीज़ें डालने में गलती हो सकती है, बाकी सब एग्जैक्ट कॉपी करना उठा के, सिर्फ दिमाग यहाँ लगाना था और कहीं पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम बैलेंस शीट भी टेली करेंगे हमारी 2,40,000 प्लस 97,800 प्लस 1,20,000 प्लस 14,400 प्लस 97,800। आपका टोटल आया बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का 570
इधर का भी सेम आना चाहिए। ये भी आपका 570 आ गया। और इस तरीके से आपका ये सम कंप्लीट होगा। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आपको लग सकते हैं इसके अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, ये तो था हमारा पेपर 1 में, ये पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 48 था। एक और क्वेश्चन ऐसा है जो हम कर लेते हैं एक और, उसके बाद छोटे मोटे जो सम है वो बाद में करते हैं। जो पेपर 6 में दे रखा है वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। पेपर 1 और पेपर 6 दोनों ही सेम है। पेपर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 48 है और पेपर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 48 है, बोथ आर सेम, कोई भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली कॉपी किया हुआ है। तो आपको दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लोगे तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 20, आपको क्या बोल रखा है, फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रज्ञा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 23। प्रज्ञा लिमिटेड की बुक्स में से आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट, फिक्स असेट, टेंजिबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, अदर नॉन करंट असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब आपको ये सारी की सारी चीज़ें देख के लग रहा होगा ये सारी की सारी असेट है, या तो वो नॉन करंट असेट होगी या फिर वो करंट असेट होगी। आगे क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग असेट्स ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 23 एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको सिर्फ असेट, बैलेंस शीट पूरी नहीं पूछी है, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के आइटम एक भी दी नहीं इन लोगों ने। इसका मतलब हमको सिर्फ असेट साइड बनाना है, तो आपको असेट साइड का फॉर्मेट मालूम है। क्या फॉर्मेट है हमारे पास, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट्स। दो ही चीजें होती है असेट्स में, दो ही चीजें होती है। पहला होता है हमारे पास नॉन करंट असेट, दूसरा होता है करंट असेट्स। ठीक है, नॉन करंट असेट में सबसे पहले आता है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट में भी दो कैटेगरी होती है, एक टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्ग या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और आता है अदर लॉन्ग टर्म असेट्स, और आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, इतनी चीजें उधर ऊपर आती है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। करंट एसेट में क्या आता है, करंट एसेट में सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट। क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा आता है इन्वेंटरी, तीसरा आता है ट्रेड रिसीवेबल। इसमें दो चीजें आ सकती है, डेटर्स भी आ सकता है और बिल्स रिसीवेबल भी आ सकता है। ठीक है, जैसे आपको दिया हो उस तरीके से आपको लेना है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके अलावा क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में आता है जो कहीं पे नहीं आ रहा है, अदर करंट असेट। ठीक है, अब हमारे पास जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं फटाफट। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट 12,000 यहाँ हमारे पास जगह लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जगह है हमारे पास 16,000। उसके बाद अदर करंट असेट इसके नीचे ही 7,200। उसके बाद फिक्स असेट टेंजिबल 560 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जगह है हमारे पास कितना 14,000। उसके बाद हमको दे रखा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की जगह है हमारे पास 46,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल देखो अलग से लिख दिया है, डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली लिख देते हैं। हाँ, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14,000 था। उसके बाद इन्वेंट्री जो था वो 46,000 था। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 15,850 800। ठीक है, ये मिटा देते हैं अभी क्योंकि ये डायरेक्टली आपको दे दिया। उसके बाद अदर नॉन करंट असेट, ये रहा अदर नॉन करंट असेट या लॉन्ग टर्म असेट जो भी हो सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं अदर नॉन करंट असेट। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। अदर नॉन करंट असेट में क्या है 18,000। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऊपर है मेरे पास जगह
कितना 26,000। इंटेंजिबल असेट 1,20,000 और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये भी जगह है मेरे पास कितना 22,000। इसका टोटल करके बाहर लिख सकते हैं, इसका रोल करके बाहर लिख सकते हैं। ये आप करंट या प्रीवियस ईयर ना करो तो भी चलेगा। इसका टोटल करेंगे और बाकी साइड लिखेंगे, कर देते हैं इसका टोटल। तो हमारे 100% क्वेश्चन हो जाएगा 560 + 120 + 26,000 + 22,000 + 18,000। तो 7,46,000 का मेरा नॉन करंट एसेट का टोटल आया है। करंट एसेट का 12,000, 46,000 + 15,800 + 14,000 + 16,000 + 7,200 111,000 + 7,46,000 आपका बैलेंस शीट का टोटल आया 8,57,000। तो ये था हमारा पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 48। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम पेपर 3 पे जाते हैं। पेपर 3 में क्या बोल रखा है देखते हैं। पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 28। Following balances are taken from the books of Yuva Limited on 31st March 23. 1,30,000 equity shares of 5 each, 650. Okay. General reserve, provident fund, creditors, public deposit, outstanding rent, provision for tax, other long term liabilities, temporary loan, temporary मतलब कम टाइम के लिए लोन। ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी। जैसे क्वेश्चन हमको सिर्फ असेट का पूछा, ये क्वेश्चन हमको सिर्फ लायबिलिटी का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बाजू में हम बना देते हैं इसको फटाफट। पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक इनर कॉलम, एक आउटर कॉलम और एक नोट्स का कॉलम। नोट्स का जरूरत नहीं है, जैसे बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। उसमें ए शेयर कैपिटल, उसमें भी हमको मालूम है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। बी आता है रिजर्व से सरप्लस 2 नॉन करंट लायबिलिटी। उसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। उसके अंदर जो भी आ सकता है, डिवेंचर वगैरह आ सकता है, टर्म लोन वगैरह आ सकता है। ठीक है, वो देखेंगे हम टर्म लोन है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद क्या आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज सी। डेफर्ड टैक्स आता है। डेफर्ड टैक्स यहाँ पे है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज 3 करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आता है जिसे लॉन्ग टर्म बोलेंगे, यहाँ पे आएगी शॉर्ट टर्म बोलेंगे। दूसरा आता है ट्रेड पेबल्स, जिसके अंदर आपका क्रेडिटर आ सकता है और बिल्स पेबल आ सकता है, क्रेडिटर्स। ठीक है। सी आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन से पहले मैं लिख दे रहा हूँ सी शॉर्ट टर्म लोन। आपने लोन ली है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, वो तो आ गया होता ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका सी और डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आइटम्स हैं, हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले 1,30,000 इक्विटी शेयर है। 130 × 5 कितना है 650। हमको अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद जनरल रिजर्व कहाँ है, यहाँ पे आएगा। कितना है जनरल रिजर्व 70,000। टोटल करेंगे 650 + 70 720। अब आगे बढ़ते हैं प्रोविडेंट फंड। देखो प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। क्या है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि जब एम्प्लॉय रिटायर होते हैं ना तब देना पड़ता है। तो प्रोविडेंट फंड हाउ मच 360। उसके बाद क्रेडिटर्स
हमने जगह बना रखी होगी उसकी 86,000। अब देखो पब्लिक डिपॉजिट ये क्या है, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। पब्लिक डिपॉजिट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है जो कितनी है 3,26,000। यहाँ पे लिख देंगे हम पब्लिक डिपॉजिट, थोड़ी जगह आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, भाई ये अदर करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, छोटा मोटा खर्चा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 13,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ना वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 68,000। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हमारे पास जगह है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ज़्यादातर डिबेंचर टर्म लोन वगैरह आते हैं, तो पब्लिक डिपॉजिट को उसमें हम कंसिडर नहीं कर सकते। हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे टेम्पररी लोन, सॉरी ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 15,000 टेम्पररी लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं जगह बना देता हूँ। लॉन्ग टर्म प्रोविजन अदर नॉन करंट लायबिलिटी कितना है 15,000। उसके बाद टेम्पररी लोन, तो टेम्पररी लोन आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, यहाँ पे लेंगे टेम्पररी लोन कितना 12,000। देखो क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इतनी चीज़ें हम लोग बाहर लिखते हैं, इसका टोटल 326 प्लस 15,000 प्लस 3,60,000, आपका टोटल आया 7,01,000। इसका भी रोल करके बाहर लिखते हैं 12,000 प्लस 86,000 प्लस 68,000 प्लस 13,000, आपका टोटल आया 1,79,000। और तीनों का टोटल करेंगे तो आपका आया 16 लाख, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट थोड़ा सही करना है। ये पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 48 था जो सिर्फ लायबिलिटीज के बारे में पूछा था। अब हम आते हैं पेपर 4 पे। पेपर 4 पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 48। फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मून लिमिटेड। तो मून लिमिटेड की बुक्स में से कुछ डेटा दिख रहे हैं। इंटरेस्ट अप्रूव्ड, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक बैलेंस एंड कैश, जनरल रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, डेटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, 12% बैंक लोन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड। देखो ये सारा डेटा का दिख रहा है, बैलेंस शीट की आइटम दिख रही है, कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर नहीं दिख रहा है। नीचे क्या बोल रखा है, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 23 एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहे हैं। बहुत कम चीज़ें हैं तो फटाफट हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मेट बना देते हैं, उसमें से सारी की सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। क्वेश्चन 48 पेपर 4। करंट ईयर प्रीवियस ईयर। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल जहाँ पे एक ही है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस जो भी होगा आप देख लेंगे उसके अंदर। सेकेंड आपका नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, एक लाइन छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ होगा तो लाइन छोड़ देते हैं। थर्ड आपकी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी ट्रेड पेबल्स, उसमें क्रेडिट होगा तो यहाँ लिख देंगे। सी आपका ट्रेड पेबल के बाद शॉर्ट टर्म या फिर अदर करंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और टी अदर करंट
लाइबिलिटी साइड, हम असेट साइड के लिए कम जगह बची बट देख लेते हैं, एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। नॉन करंट असेट उसमें सबसे पहले फिक्स असेट, उसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, और उसके बाद हमारे पास करंट असेट। करंट असेट में सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो हम लेते ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ले लिया, यहाँ पे हमारे पास कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है तो हम इसको करंट इन्वेस्टमेंट लिखते ही नहीं है। लिख देते हैं हम डायरेक्टली इन्वेंटरीज। यहाँ पे स्टॉक आता है बेसिकली, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर आता है कैश और अदर करंट एसेट। ठीक है, अदर करंट एसेट में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ें उठाते हैं फटाफट। इंटरेस्ट अप्रूव, इंटरेस्ट अप्रूव क्या है? इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया पर हमको रिसीव नहीं हुआ है, वो मेरे अदर करंट एसेट है, यानी हमने इंटरेस्ट अप्रूव। हाउ मच? 30,000। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये टेंजिबल में आता है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 15 लाख। उसके बाद बैंक बैलेंस एंड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, कितना है वो? 67,500। उसके बाद जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में आएगा, कितना है जनरल रिजर्व? 30,000 रुपीज़। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में आएगा। यहाँ पे स्टॉक कितना है हमारे पास? 2,70,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दे रखा है क्रेडिटर्स, यहाँ पे हमारा आएगा ट्रेड पेबल में क्रेडिटर, जो कितना है? 6 लाख, और उसी के नीचे डेटर्स दे रखा है तो ट्रेड रिसीवेबल में ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ी चलेगा दिक्कत आ रही है, 270 ऊपर लेना है एक्चुअली जो इन्वेंट्री है, और ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे 345। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स जो 90,000 रुपीज़ है। उसके बाद आपको दे रखा है 12% बैंक लोन, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, जो 1,95,000 है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमने जगह छोड़ी हुई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 45,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, ये क्या है? आपकी एक तरह से असेट है। ठीक है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म लोन्स में ले सकते हो। लॉन्ग टर्म लोन्स में डिपॉजिट है आपकी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आपकी डिपॉजिट है 1,80,500। ये कब मिलती है? आपकी जब आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कटवाते हो, मतलब आपने लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट की हुई है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, यानी कि प्रोविडेंट फंड 30,000। आपकी सारी आइटम्स हो गई है, टोटल कर देते हैं। आपकी शेयर कैपिटल आपको दे रखी थी 15 लाख रुपए, ये 15 लाख और 30,000, 15 लाख 30,000। या फिर आप डायरेक्टली इसका टोटल इस तरीके से भी कर सकते हो, या आपने करंट ईयर प्रीवियस ईयर पर बनाया हो तो आप टोटल कर देते हैं 15 लाख 30,000 प्लस 1,95,000 प्लस 30,000 प्लस 6 लाख प्लस 90,000। आपका टोटल आ रहा है 24,45,000, 24,45,000। और यहाँ पे भी टोटल करेंगे तो 15 लाख प्लस 45,000 प्लस 1,87,500, 2,70,000, 3,45,000, 67,500 एंड 30,000, वो भी आपका आया 24,45,000। ये आपकी बैलेंस शीट टैली हुई। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसका टोटल करके बाद, इसका टोटल करके बाद, इसका टोटल करके बाद लिख सकते हो। प्रीवियस ईयर का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलता है, पर मेरे हिसाब से आप इस तरीके से करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी बुक में आप सॉल्यूशन देख लेना, वहाँ पे जिस तरीके से कर रखा है आपको वैसे ही कर देना है। आंसर में चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पेपर 5 की तरफ।
पेपर 5 में जो क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, पेपर 5, क्वेश्चन नंबर 48। फॉलोइंग बैलेंस इज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ पटेल लिमिटेड। आपको सेल्स ऑफ स्क्रैप, भी सेल्स ऑफ स्क्रैप क्या है? अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम खर्चा है, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस कॉस्ट, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स खर्चा है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस अदर एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन खर्चा है, प्रोविजन फॉर टैक्स 30% करना है, मालूम नहीं है कितना, कैलकुलेशन करेंगे तब मालूम पड़ेगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3, बना देते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 48, पेपर 5। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकेंड अदर इनकम, टोटल को करेंगे टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस नहीं, यहाँ पे हमको जो एक्सपेंस देते हैं वही मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो हम ज़्यादा चीज़ें ना लिखें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकेंड परचेज आपको नहीं दे रखा है, डायरेक्टली हम ले लेंगे चेंज इन फिनिश गुड्स, चेंज इन एफजी स्टॉक। उसके बाद आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जिसमें सैलरी आता है, उसके बाद आपका आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके बाद आपका आता है फाइनेंस कॉस्ट जिसमें इंटरेस्ट है आपका, और फिर आता है अदर एक्सपेंस जिसमें एक दो चीज़ें कॉस्ट होती है। टोटल करते हैं, इसको कहेंगे टोटल एक्सपेंस। अब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से, रेवेन्यू में से खर्चा माइनस करेंगे, तो 5 आएगा जिसको कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स का प्रोविजन 30%, किसका? 5 का, तो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 7 नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? 5 - 6। ओके, अब एक एक करके सारी चीज़ें लिख देते हैं। सबसे पहले हमको सेल्स ऑफ स्क्रैप, भाई सेल्स ऑफ स्क्रैप क्या होता है? अदर इनकम, यानी सेल ऑफ स्क्रैप कितना है? 10,500। फिर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है, कितना है? 187,500। उसके बाद आपको सैलरी देना है, सैलरी कहाँ आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट में 78,000, 9,000 इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। उसके बाद सेल्स 3,81,000। उसके बाद चेंज इन स्टॉक यहाँ आएगा 12,000। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में लिख देते हैं, कितना है? 15,600। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये है हमारे पास जगह 84,000। तो सारी चीज़ें हो गई। अब टोटलिंग करते हैं फटाफट, तो 3,81,000 प्लस 10,500, टोटल है 3,91,500। खर्चों का टोटल करते हैं, टोटल आया 3,86,100, 3,91,500 माइनस 3,86,100। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 5,400, काफ़ी कम प्रॉफिट आया है। इसका 30% प्रोविजन करना है, तो 5,400 इंटू 30%, 6,820 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,780 जी। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 48 भी हो गया। तो यहाँ पे हमने तो
तो यहाँ पे हमने सेक्शन एफ का जो क्वेश्चन आता है 48 नंबर के, उसके टोटल 6 पेपर कर लिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन रिपीट है, इसलिए हमने टोटल 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इसके अलावा आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन हैं, वो भी आपको ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज जो हमने आज किया है कंसेप्ट से लगाकर जितने सम्स किए हैं वो आप कर लो तो भी आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारी प्लेलिस्ट में हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन एफ, ये वीडियोस आ चुके हैं। उसके अलावा सेक्शन ई का भी वीडियोस काफ़ी सारे अपलोड हो चुके होंगे और कुछ और अपलोड होने वाले हैं। तो आपकी गाला की पूरी असाइनमेंट अलॉन्ग विद कंसेप्ट सारी की सारी चीज़ें आपको वीडियोस में मिल जाएंगी, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट उनका भी बेनिफिट हो सके, और ऐसे ही वीडियो हम लोग आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू।